नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अलका राय आपको वीडियो भाग 2 में चैप्टर नंबर 6 में अध्याय में संकलित स्पीति में बारिश नामक यात्रा वृत्तांत पढ़ाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में हमने इसे आधा समझ लिया था और इसका जो यात्रा वृत्तांत का आधा भाग हम समझ चुके थे, परंतु अगला आधा भाग समझने के लिए अपूर्ण था। ठीक है, तो इस के जो लेखक हैं, स्पीति में बारिश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कृष्णनाथ जी हैं, जिन्होंने इसके दुर्गम प्रदेश लाहौल स्पीति की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, फसल, ऋतुएं और कठिन जीवन के बारे में हमें बताया है, समझाया है और बताया है कि यहाँ यदि युवा वर्ग जाकर वहाँ पर कुछ पहुँचें तो वहाँ के जीवन को सरल बना सकते हैं और उनके जीवन को सुखद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसके यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जो अगला पहला गद्यांश है, ये हम समझ चुके थे। दूसरे नंबर का गद्यांश जो आपको दिखाई दे रहा है, स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय। साथ साथ थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। लेखक को स्पीति नदी से थोड़ा प्रेम था, ऐसे ही स्पीति नदी के साथ साथ उन्हें स्पीति के पहाड़ों से भी थोड़ा लगाव था। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। लेखक का कहना है कि लाहौल प्रदेश से ज़्यादा स्पीति के पहाड़ अधिक ऊंचे हैं और खुले हुए हैं, यानी बर्फ़ से ढके। वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं और भव्य हैं। भव्य यानी बहुत ही प्यारे, शानदार हैं, देखने योग्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। इनके सिरों पर मतलब इनकी ऊंचाइयों पर वहाँ के स्त्री पुरुषों का आर्तनाद, इन्हें दुख से भरा स्वर गूंजता है, वहाँ जमा हुआ है। ऐसा लगता है जो बर्फ़ जमी है वो दुख से भरी आवाज़ लोगों की जमी हुई है। शिव का अट्टहास नहीं है। शिव का अट्टहास यानी एक तरह से लोगों का वहाँ रौनक नहीं है। हिम का आर्तनाद है, वहाँ बहुत अधिक हिम जमी हुई है, बहुत अधिक ठंडाई है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, बहुत कठिन जीवन है। वहाँ रौनक नहीं है, वहाँ एक प्रकार की लोगों का आर्तनाद है, दुख का स्वर है, गलन है, व्यथा है, बहुत अधिक ठंड है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। वो कह रहे हैं कि जो इतना अधिक दुख है, कठिनाई है, कष्ट है कि उसका वर्णन करना कठिन है। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वो कह रहे हैं इसके बावजूद जो सौंदर्य के पारखी हैं, वे इन पहाड़ों को नहीं छोड़ सकते। वे इसके सौंदर्य का वर्णन करे बिना रह नहीं सकते। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। मध्य हिमालय की जो घाटी, हिमालय के मध्य में, घाटियों के मध्य में जो घाटी है वो स्पीति है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है।
लेखक कह रहे हैं जो शिमला मसूरी आदि को हिमालय मानते हैं, तो वो हिमालय नहीं है, वो तो सिर्फ उनका तलुआ है, नीचे का भाग है। हिमालय का शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। ये जो है शिवालिक, पीर पंचाल, ये सिर्फ तलहटी है, ये ऊंचाई नहीं है, ये निचला भाग है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। रोहतांग जोत के जो पार है वो मध्य हिमालय में स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कन्नीघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। सोच लो, ये औसत ऊंचाई है तो असली ऊंचाई कितनी होगी। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ यानी घाटियाँ या चोटियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओ मणि पद्मे हूँ, इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है, यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। श्रेणियों का नाम माने है। वहाँ पर ओ मणि पद्मे हूँ का जाप बीज मंत्र होता है, लोग वहाँ जाप करते हैं। तो कहते हैं कि इस जाप को माने कहते हैं, तो इन श्रेणियों को भी माने का ही नाम दे दिया जाए, उस बीज मंत्र का ही नाम दे दिया जाए तो कम है। इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इन चोटियों के बीच स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां हैं, 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। लेखक कहते हैं कि ऊंचाई के माप के चक्कर में मैं नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। इन पर होड़ लगाना, इन पर विजय पाना तो मृत्यु के बराबर है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। लोग उन पर चढ़कर विजय हासिल करते हैं तो वो स्त्री पुरुष की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं कि हम नहीं चढ़ सकते, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, फिर वो प्रयास करें, कोशिश करें और अगर चढ़ जाते हैं तो फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है।
फिर आनंद का अनुभव करें, शक्ति का अनुभव करें। कुव्वत यानी शक्ति जो यौवन में मिलती है। वृद्धावस्था में तो कोई चढ़ नहीं सकता, यौवन अवस्था में ही कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। यहाँ बूढ़े लामा लोग जाप नहीं कर पाते। यहाँ तो जो यौवन होते हैं, युवक युवतियाँ ही जाकर जाप कर पाते हैं। युवक युवतियाँ किल्लोल करें तो यह भी हर्षित हो। लेखक कहते हैं यहाँ युवक युवतियाँ जाएं, आनंद प्राप्त करें, हंसें खेलें तो चोटियाँ भी वहाँ हर्षित होंगी, खुश होंगी। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है, तो वहाँ जब वो सुनसान रहता, वहाँ कोई नहीं जाता, तो वहाँ सिर्फ उनका दुख का स्वर ही जमा हुआ दिखाई देता है। यदि मनुष्य युवक युवतियाँ वहाँ जाएंगे तो शायद ये चोटियों पे रौनक आ जाएगी। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। युवक युवतियों की गर्मी से शायद कुछ पिघलेंगी और वहाँ रौनक आएगी। यह एक युवा निमंत्रण है। लेखक कह रहे हैं मैं युवाओं को निमंत्रण दे रहा हूँ, वहाँ युवाओं को जाना चाहिए। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। लेखक कहते हैं यहाँ षड ऋतु नहीं होती, सिर्फ दो ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक वसंत ऋतु होती है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कभी रहकर देखा जा सकता है, कल्पना ही की जा सकती या फिर रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती, न गंध होती है। दिसंबर से घाटी में सिर्फ बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। शूल यानी कांटे की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास जी ने मेघदूत नाम का एक उपन्यास लिखा है। उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो महाकाव्य लिखा है, तो उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु के वर्णन में ऋतु संहार ही उनको करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? लेखक कह रहे हैं वर्षा की जो शान है, क्या ठाठ है, वो यहाँ दिखाई नहीं देती। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। लेखक कहते हैं
कि कालिदास ने मेघदूत में महाकाव्य में उन्होंने जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, तो वैसा तो वो यहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ कैसे हो सकता है? उन्होंने बताया कि वो ये कह सकते हैं कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर, बादलों रूपी हाथी पर चढ़ कर के जल की फुहारें लेकर और चमकती हुई बिजलियों की झंडी हाथ में लेकर बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ कामी जनों का प्रिय पावस, कामी जनों का जो प्रेमी जन होते हैं उनका प्रिय पावस, जिन्हें वर्षा ऋतु बहुत प्रिय है, उन राजाओं का सा ठाट-बाट बनाकर आ पहुँचा, उनके समान लेकर यहाँ आती है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता। तो जो कालिदास ने वर्णन किया मेघदूत में, वह वर्णन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु होती ही नहीं है। यहाँ पावस नहीं आ पहुँचता, वर्षा नहीं आती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य मतलब सौंदर्य लाहुल स्फीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मार कर गुफाओं में जा छिपते हैं। इन अनुभवों का, वर्षा ऋतु के जो ये अनुभव लेखक ने बताए हैं, ये वहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। यहाँ वर्षा ऋतु आती नहीं है, तो वर्षा ऋतु के बारे में यदि कालिदास कुछ बताएं तो वहाँ के लोग पूछेंगे ये कौन है, हम नहीं जानते, और ये हमारे यहाँ क्यों नहीं आती हैं, इस तरह शायद उनसे पूछेंगे। कहने का तात्पर्य वहाँ वर्षा ऋतु बहुत कम होती ही नहीं है। बसंत और शीत ऋतु होती है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती, कभी कभी होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। यहाँ वनस्पति नाम की चीज़ ही नहीं होती। धरती ठंडी और बंध्या होती है, बंजर होती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म का, जौ और गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। मतलब स्पीति की जो धरती है वो वनस्पति से रहित है और वीरान है, सुनसान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। यदि वर्षा हो गई तो एक घटना है और एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है लैंप की लो तेज की। खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, बहुत बुरी तरह चुभने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, यानी बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी।
मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। दुंगछेन एक वाद्य यंत्र है जो महाशंख के समान फूंक मारकर बजाया जाता है। उस तरह हवा बज रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो स्पीति प्रदेश में बहुत कम बारिश होती है और यदि वहाँ हो जाती है तो एक घटना कहलाती है और एक सुखद संयोग माना जाता है, उसे बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने स्पीति की बारिश और स्पीति प्रदेश के बारे में जाना। ठीक है, तो फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी कि लेखक ने ये यात्रा वृत्तांत इसी उद्देश्य से लिखा है कि हम युवा वर्ग उस प्रदेश में जाकर उस प्रदेश के लोगों का जीवन सरल और सुखद बनाने का प्रयास करें। ठीक है, और वहाँ की सारी जानकारी रखें। धन्यवाद। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तर PDF द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे।